गलती 2024 में हो गई। हमने एनडीए पे विश्वास किया और एनडीए ने हमारे विश्वास को तोड़ा। ये जहाँ तक आदरणीय आनंद मोहन जी का प्रश्न का सवाल है, प्रश्न तो बनता है, प्रश्न का तो उत्तर देना होगा। दोनों भाइयों के नाम के आगे राम लगा हुआ है, रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान, और दोनों भाइयों के जो लक्ष्मण हैं, मुख्यमंत्री जी गए और शुद्ध रूप से वह एक पार्टी का स्थापना दिवस था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2 दिन तक मैराथन बैठक की और पार्टी का स्थापना दिन वो अलौली विधानसभा में जो रामविलास पासवान के घर हैं और पशुपति कुमार पारस के कर्मभूमि है, वहां पर जाकर वो मूर्ति का अनावरण किया। लेकिन बैठक में क्या फलस्वरूप आया अभी तक ये सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से तमाम एनडीए के घटक दल के नेता कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस हैं वो एनडीए में नहीं है, और वहीं जिस तरह से चिराग पासवान पर आरोप लगाए गए थे उस पर उन्होंने चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि हम एनडीए में हैं। इससे बात करने के लिए हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल जी। श्रवण अग्रवाल जी, आप लोग तो एनडीए के हिस्सा नहीं है और चिराग पासवान तो सिद्ध कर दिए कि हम एनडीए में हैं। पार्टी का स्थापना दिवस में नीतीश कुमार पहुंच गया स्थापना दिवस। नहीं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे कार्यक्रम में, और हम लोग का जो शहरबन्नी में कार्यक्रम था वह हमारे दल के नेता और दलितों के देश के सबसे बड़े नेता बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जिनको जाना जाता था रामविलास पासवान जी, और उनके छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी, दोनों नेताओं का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस जी ने शहरबन्नी में रखा था। देश भर से लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में रामविलास पासवान के प्रशंसक, दलित सेना और पार्टी के लोग, सारे लोग उस दिन मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में पहुँचे। और आप जान लीजिए अभिजीत जी, रामविलास पासवान ये एक बड़ा संजोग कहिए, दोनों भाइयों के नाम के आगे राम लगा हुआ है, रामविलास पासवान और रामचंद्र पासवान, और दोनों भाइयों के जो लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण ने मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम, और काफ़ी दिनों से, कई महीनों से मूर्ति का जो स्थापना का और जो स्मारक वहाँ बन रहा था, और संजोग था कि आज से 24 साल पहले हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने दल की स्थापना की थी 28 नवंबर को। तो हमारी पार्टी 24 वर्ष की हो गई इस 28 नवंबर को। तो हम लोगों ने उसी दिन को चुना। हम लोगों ने महामहिम, हमारे नेता पारस बाबू ने बिहार के महामहिम राज्यपाल जी को भी आमंत्रित किया और सभी दल के नेताओं को आमंत्रण भेजा, क्योंकि पारस बाबू का स्पष्ट मानना है कि रामविलास पासवान जी जो हस्ती थे, जो शख्सियत थे, और रामविलास पासवान जी के सभी दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बहुत ही अच्छे संबंध थे, और लगभग सभी दलों के नेताओं के साथ उनका उठना बैठना, आना जाना रहा। तो रामविलास पासवान जी को दलों की सीमाओं में और दलों के बंधन में बांधा नहीं जा सकता, तो सारे लोगों को आमंत्रित किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी गए और शुद्ध रूप से वह एक पार्टी का स्थापना दिवस था, कोई सर्वदलीय कार्यक्रम नहीं था, कोई एनडीए का कार्यक्रम नहीं था, वह पार्टी का स्थापना दिवस था। वह जदयू का कार्यक्रम नहीं था, भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यक्रम नहीं था, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का कार्यक्रम नहीं था, ना ही हमारे पार्टी का, एक पार्टी का पॉलिटिकल कार्यक्रम था। तो एक बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, ब्रेसलेट विभाग के मंत्री हैं, आप विभाग का हिस्सा होता है तो विभाग को, अब आप इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, है ना। तो जो ब्रेसलेट विभाग के बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, आपने देखा होगा जब वो लोग दल
स्थापना दिवस मनाए और मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किए, तो ब्रेसलेट विभाग का मंत्री भी पीछे पीछे था। और वह ब्रेसलेट विभाग का मंत्री 4 दिन से अपने खड़ा होकर उस पार्टी ऑफिस में रंग पुचारा अपने निगरानी में करा रहा था। यह सारे लोगों ने देखा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई परिपाटी की शुरुआत की है, हम स्वागत करते हैं। आदरणीय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने एक नई परिपाटी परंपरा की शुरुआत की है कि दूसरे दलों के भी दल विशेष के कार्यक्रम में स्थापना दिवस में गए। तो ये अच्छा है, इसका हम स्वागत करते हैं और हम आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी पार्टियों के जो उनका पार्टी का विशेष कार्यक्रम होगा सब में जाएंगे। लेकिन मैराथन बैठक की हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने मैराथन बैठक किया, इसमें अभी तक कोई नहीं, आप लोगों ने निर्णय भी नहीं लिया कि क्या होगा आगे, पार्टी का अकेला चलने की राजनीति करेंगे, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से स्पष्ट नहीं है कि आप एनडीए या महागठबंधन या अकेले चलने की राजनीति। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, जितनी भी पार्टियां, सभी पार्टियों को चुनाव की तैयारी करने का, कार्यक्रम करने का, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र। लेकिन जितनी मजबूत तैयारी हमारी है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो गलती 2024 में हो गई। हमने एनडीए पे विश्वास किया और एनडीए ने हमारे विश्वास को तोड़ा। इसलिए कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ती। एक कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो हम लोग के साथ जो धोखा हुआ, 2025 की बहुत मजबूत तैयारी में हम लोग लग गए हैं। अब तैयारी दिख भी रही है। कार्यकर्ता हर विधानसभा में हम लोग 243 सीट पर उम्मीदवार का चयन भी कर रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सारे 243 विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का भी निर्णय ले लिया गया है। आदरणीय पारस बाबू, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी, पार्टी के मजबूत स्तंभ पिलर हैं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सूरजभान सिंह जी, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, अब पार्टी के युवा नेता। हम लोग तो चाहेंगे बिहार के जनता की और खास करके अलौली, खगड़िया और बिहार के नौजवानों की यह चाहत है, और ख़ास करके पासवान वर्ग में जो युवा वर्ग के लड़के हैं उनकी चाहत है कि यश राज पासवान जो पारस बाबू का लड़का है वह भी राजनीति में आए। लेकिन यह निर्णय तो यश राज पासवान को लेना है, यह निर्णय पार्टी को लेना है। लेकिन हमारी तैयारी पूरी मजबूती से है और पूरे दमखम से हम चुनाव लड़ेंगे। बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार में विधानसभा में 2025 का जब रिजल्ट आएगा तो बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक निर्णायक ताकत के रूप में आपको 2025 के विधानसभा में दिखेगा। तो ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान में की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो चाचा भतीजा में जो लड़ाई चल रही है वो सब जान रहे हैं। लेकिन अभी आनंद मोहन ने एक बयान दिया था चिराग पासवान को स्पष्ट करें वो एनडीए में नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि स्थापना दिवस दिन तभी सभी एनडीए के घटक दल को बुला लिए हैं। लेकिन यहाँ पर चेतन आनंद ने जिंदा कौम की बात कही है, हमारे जिंदा कौम के नेता हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आदरणीय आनंद मोहन जी का प्रश्न का सवाल है, प्रश्न तो बनता है, प्रश्न का तो उत्तर देना होगा, सवाल तो बनता है, उंगली तो उनके तरफ उठती है, तो सवाल का तो जवाब देना होगा। सवाल से आप क्यों भाग रहे हो? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। और आपने देखा होगा घर में जब चिराग बुझने की ओर होता है तो फरफराता है। यह बुझता हुआ चिराग है, यह बुझता हुआ दिया है, इसीलिए फरफरा रहा है। तो आनंद मोहन जी ने तो आईना दिखाया, अब तुम इसको ठाकुर वर्सेस पासवान कर रहे हो, एक कौम से दूसरे कौम को लड़ा रहे हो, ये बात कर रहे हो, जातीय रंग दे रहे हो, जातीय कलर दे रहे हो।
तो जब आनंद मोहन जी 1974 में राजनीति में आए, जेपी आंदोलन में, तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ होगा, पैदा भी नहीं हुआ होगा। यह तो लेरू है अभी राजनीति का, अभी तो लेर गिर रहा है इसके मुंह से। यह तो जिस आइटम बॉय की बात कर रहे हैं, यह अपने आप को जो सुरमा भोपाली समझता है, यह सुरमा भोपाली का तो जमानत जब्त हो गया था। जो एनडीए की बात करता है, एनडीए के खिलाफ लड़ा, तारापुर कुशेश्वर 3000 वोट 4000 वोट आया, उसके बाद भी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा। बिहार में 2020 के विधानसभा के बाद बिहार में उपचुनाव 7 बार हो गए असेंबली के, सब में चिराग पासवान ने अधिकतर चुनाव में उम्मीदवार दिया, जमानत जब्त हो गई। अब हम पे बोलते हैं कि हम कब एनडीए में थे। पारस बाबू गए प्रचार में, तब तारापुर कुशेश्वर में जीत हुआ। अब उस सुरमा भोपाली से जब पूछो, जब आनंद मोहन जी ने पूछा, आनंद मोहन जी के पिताजी तो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आप जान लीजिए, राजपूत वर्सेज पासवान करते हो। 1989 में जब देश में राष्ट्रीय मोर्चा और जन मोर्चा की सरकार बनी, जब उस सरकार में पहली बार हमारे नेता रामविलास पासवान श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही मंडल कमीशन लागू किया। 27% आरक्षण मंडल कमीशन जो धूल फाक रहा था, कांग्रेसियों ने, इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकारों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा था। तो जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो बीपी सिंह कौन जात थे? बीपी सिंह तो ठाकुर थे, उन्होंने ही दलितों और वंचितों को 27% आरक्षण दिया। अब बात आ जाइए, आप बात करते हो, रामविलास पासवान कहा करते थे, उन्होंने कहा था उस जमाने में, जिस समय संसोपा का जमाना था, जिस समय नारा लगता था, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा बाबे 100 में 60, राम मनोहर लोहिया जी का जमाना था। 1937 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी का जब गठन हुआ 17 मई को पटना में 1937 में, तो पहला सेक्रेटरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए। तो कौन जात थे? कायस्थ थे। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष हुए, कौन जात थे? ब्राह्मण थे। रामानंद तिवारी जिन्होंने समाजवादी दलितों की लड़ाई लड़ी, शिवानंद तिवारी के पिताजी कौन जात थे? ब्राह्मण थे। कपिल देव सिंह जिन्होंने बरहैया वाले, जो बड़े समाजवादी नेता थे बिहार के, दलितों की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, वो कौन जात थे? वो तो भूमियार थे, वो तो भूमियार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन जात थे? वह तो वैश्य मारवाड़ी थे। और आप जान लीजिए, एसएम जोशी, श्रीधर महादेव जोशी देश के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, मुख्यमंत्री हुए एसएम जोशी जी। रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो इन लोगों को याद करते थे, नाम लेते थे। और रामविलास पासवान जी कहते थे कि हमने कहा था कि दलितों की लड़ाई को, दलितों को अधिकार दिलाना है, दलितों को सम्मान दिलाना है, दलितों को आगे लाना है, तो उसकी लड़ाई अगरों को लड़नी पड़ेगी, और अगरों की लड़ाई दलितों को लड़ना पड़ेगी। तो जो धारा सेट किया, जो समाजवादी धारा सेट किया, जो सिद्धांत सेट किया राजनीति में जिससे दलितों को अधिकार मिले, वह तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, सारे अपर क्लास के लोग थे, सारे राजपूत थे, भूमियार थे, ब्राह्मण थे, जो बड़े बड़े समाजवादी दिग्गज और पुरोधा हुए। तो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखे थे, हमारे पुरखे रामविलास पासवान हमारे तो पूर्वज ने भाई। वह तो गरीबों की बात करते थे, वह तो दलितों की बात करते थे, वह तो कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाना चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और यह जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बात करते हैं, मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल न्यूज़ 4 नेशन के माध्यम से उस ट्विटर बॉय को, वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको मैं चुनौती देता हूँ कि तुमने बोला था कि नहीं देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। यदि तुमने नहीं बोला होगा, चुनौती देता हूं तुमको, तो बिहार के देश के दलितों और पासवानों से माफी मांगना चाहिए। तुमने कहा संपन्न दलितों का आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो उससे सबसे पहले तो तुमको छोड़ना चाहिए। 50 लाख का सूट पहनते हो, 10 लाख का जूता पहनते हो,
50 लाख का सूट पहनकर बम्बई जाके अडानी और अंबानी के शादी और ब्याह में फंक्शन में नाचते हो, एकता कपूर के यहाँ जाते हो 50 लाख का सूट पहनकर, अब बात करते हो कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उस व्यक्ति ने संविधान नहीं पढ़ा अभिजीत जी। बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा, संविधान में जो हम पासवानों को, दलितों को, महादलितों को जो आरक्षण मिला है, वो जो समाज में गैर बराबरी है, समाज में जो ऊंच नीच है, समाज में जो भेदभाव है, जो सामाजिक असमानता है, जो अनटचेबिलिटी है, उस आधार पे हमको आरक्षण मिला है। और संविधान में आरक्षण को आप पढ़ लीजिए, कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है। तो यह कहता है संपन्न दलितों को, यह कहीं से दलित नहीं है, यह दलितों का हितैषी है ही नहीं, यह दलित विरोधी है, यह निश्चित रूप से यह पिछड़ा विरोधी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का क्या कुछ कहना था। तमाम खबरें न्यूज़ 4 के साथ।